क्या है? मैं अभी सूरत से लौटा हूँ और पूरे देश भर में इस तरह की सभाएं वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। मैंने सिर्फ आपको यही बताना है देश को, 4 से 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे देश का ध्यान जाना चाहिए, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में कुछ घोटाले संसद में और कुछ घोटाले संविधान के तहत लोगों ने कर दिए हैं। हम उनके ऊपर सामूहिक तौर पे चुप रहते हैं, लिहाजा वो चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई लुटेरा आपके घर को लूट ले और उसके बाद जब आप सरकार के पास जाएं तो सरकार कहे कि देखिए अब ऐसा है कि इसने लूट तो लिया है आपका मकान, तो अब इसकी यथास्थिति बनी रहेगी। तो बिल्कुल वैसे ही 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में बना। भारत की संसद को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि मेरे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी और मंदिर की प्रॉपर्टी पे कुछ लुटेरों ने आकर के उसको लूट लिया और उसके बाद उन्होंने रातों रात अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसी के दबाव में ये कानून बना दिया संसद में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत भारत में 30,000 जो मंदिर तोड़े गए हैं उनमें से उनको मस्जिद बना दी गई है, उसमें काशी भी है, उसमें मथुरा भी है, उसको में सिर्फ अयोध्या निकाल दिया गया। और कहा अब इनकी यथास्थिति रहेगी, ये कैसे मुमकिन है भाई? क्यों रहेगी उनकी यथास्थिति? अगर किसी प्लंडर ने मेरे बाप दादे का घर या मंदिर तोड़ा है तो मुझे उसको वापस चाहिए कि आप कहें कि नहीं अब इस पे डिबेट नहीं हो सकती? एक 1992 के अंदर सरकार ने किसी कारण से किसी दबाव में एक अध्यादेश जारी कर दिया कि देश में 5 पंथ जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। फिर 1993 में आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया, जिसमें आज की डेट में जब आरटीआई डाली गई तो पता चला कि कोई बेसिस ही तय नहीं है कि किस बुनियाद पे बनाया गया है। इसलिए उसमें 40,000 पारसी भी अल्पसंख्यक हैं और 17 करोड़ मुसलमान भी अल्पसंख्यक हैं। कोई बेसिस ही नहीं है कि भाई ये किस लिए ऐसा बनाया गया, लेकिन आपने इसको किया। फिर उसके बाद में आपने 1995 में 1921 और 22 1956 के वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। फिर आपने 2005 के अंदर सच्चर कमीशन लाके खड़ा कर दिया। उस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पे राष्ट्रपति के साइन नहीं है, लेकिन आज की डेट में मेरा और आपका जो लोग इस देश में टैक्स देते हैं उन्हें सरकार से अधिकार है कि भाई हम टैक्स देते हैं, हमारे बच्चे को कहां फीस में छूट दोगे, हमारे बच्चे को कहां आप आईएएस बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर चलाओगे। लेकिन यह नहीं हो रहा है। 5,000 करोड़ का सच्चर कमेटी का बजट है जो हर साल इस देश में मुसलमानों को दिया जाता है। आप भारत के संविधान की धारा 14 की धज्जियां उड़ा रहे हैं और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, सब बराबर हैं। तो ये जघन्य अपराध अगर किसी ने किए हैं तो आज इन अपराधों को उठाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि इस देश में जो असमानता बढ़ रही है, जो गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है, कि आप माइनॉरिटी कमीशन के नाम से भी एक फ्रॉड करेंगे कि नेशनल कमीशन को माइनॉरिटी बनाएंगे और फिर कहेंगे कि देश में मुसलमान 16 करोड़ माइनॉरिटी में है और हर राज्य में बनाएंगे, और हर राज्य में जो माइनॉरिटी बनाएंगे उसमें भी एक घोटाला किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी कमीशन अलग है, बिहार का अलग है, गुजरात का अलग है, ऐसे ही लक्षद्वीप का भी माइनॉरिटी कमीशन है। लेकिन लक्षद्वीप में मुसलमानों की जनसंख्या 98.1% है, लेकिन राज्य का माइनॉरिटी कमीशन यह कहता है कि 98.1% मुसलमान माइनॉरिटी में है और 1.9% हिंदू मेजॉरिटी में है। यह पाखंड है। भारत राष्ट्र के 9 सूबे, उन 9 सूबों में से लक्षद्वीप में 2% हिंदू, मेघालय में 11% हिंदू, मणिपुर में 31% हिंदू, अरुणाचल में 29% हिंदू, पौंडीचेरी में 71%, नागालैंड में 8%, मिजोरम में 2%, जम्मू कश्मीर में 28% और पंजाब में 38%। भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन ताज्जुब यह है कि इन 9 राज्यों के भी माइनॉरिटी कमीशन मुसलमानों को, यानी जो मेजॉरिटी में उनको माइनॉरिटी में मानते हैं। यह पाखंड 93 से चल रहा है। करोड़ों का बजट है उसका, वहां भी बजट जाता है, उसमें 40,000 बेचारे पारसी हैं जिन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। 1.5% सिख हैं, उनके पास भी उतर, उसका भी शेयर मेजॉरिटी को जाता है, और सच्चर कमीशन का 100% 5,000 करोड़ जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है भाई, फिर कौन सा संविधान में कहते हैं कि हम सब बराबर हैं? तो संविधान की भी नहीं मान रहे, पार्लियामेंट की भी नहीं मान रहे। तो इन मुद्दों को जनता के सामने इसलिए रखता हूं कि बहुत छोटी छोटी लड़ाई में मत उलझिए, बड़ी लड़ाई लड़िए ताकि राष्ट्र भी बचे और आप
जिस संस्कृति के हैं उस संस्कृति की मान्यताएं परंपराएं भी हों। ऐसा ना हो कि भारत के अंदर आज पाकिस्तान से ज्यादा मज़ारें और मस्जिदें यहां हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में, पूरे पाकिस्तान में जितनी मस्जिदें और मज़ारें और बनी हुई है ना, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 23 करोड़ है, आपके उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ है, एक पूरे देश के बराबर है। ये जो चारों तरफ जो जमीन घेरना, सरकारी जमीनों के ऊपर जो मस्जिदें और मज़ारें बन रही हैं, आप एक्सप्रेस वे के ऊपर मज़ार बन रही है, कहीं आपने मज़ार बना दी है, कहीं आपने मस्जिद बना दी है और पुलिस उसको तोड़ नहीं पा रही है। तो क्या ये सरकार ने, भारत की पार्लियामेंट ने देश में इस बचे हुए हिंदुस्तान को दोबारा से इस्लामिक आतंकवादियों के हाथ में देने का सोच लिया है क्या? या ये चाहते हैं कि देश के अंदर खून खराबा हो? क्या ये चाहते हैं कि लोग फैसले खुद करने लगें? क्या सुप्रीम कोर्ट या तमाम वो संस्थाएं जो इस देश को चला रही हैं सुओ मोटो नहीं ले सकते? वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो लेने के लिए बहुत सारे केस हैं, लेकिन जिससे इस देश में गली गली में खूरंदेजी होगी, जंग होगी, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि अगर मेजॉरिटी एक लंबे समय तक किसी अन्याय को बर्दाश्त कर रही है तो यह अच्छा साइन नहीं है। दुनिया में आतंकवाद वहीं बढ़ता है जहां मेजॉरिटी होती है। इसलिए कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद सर्वाइव इसीलिए किया कि वहां मेजॉरिटी मुसलमानों की है। पंजाब में जो आतंकवाद सर्वाइव किया इसलिए कि वहां सिख मेजॉरिटी थे। दुनिया में मेजॉरिटी करती है आतंकवाद। इसलिए मेरी सबसे अपील यह है कि भारत का सनातनी जो 80 करोड़ है, इसको अहिंसक बनाए रखना भारत के तमाम उन इंस्टीट्यूशन का काम है जिनके ऊपर उसका यकीन है। इस सब के बावजूद भी कि आप उनके ऊपर रोज नए नए फैसले देते हैं, तब भी भारत का बहुसंख्यक समाज कोर्ट पे, कचहरी पे, पुलिस पे यकीन रखता है। लेकिन अगर यह यकीन टूटा तो उसका अंजाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो न्यायपालिका में हो, उन सब लोगों को सोचना चाहिए। यही मेरी मुहिम का हिस्सा है। सर, जिस तरह से लैंड जिहाद की बातें की जा रही हैं और लैंड जिहाद हो रहा है जी, ऐसे में जनता को किस तरह से अवेयर करने की कोशिश की जाएगी और जनता को इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए जब सरकार भी हाथ खड़े कर चुकी है? दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, उस राष्ट्र का जो सबसे बड़ा स्वरूप है, जिसे आप समाज कहते हैं, वो अपने मुद्दे इस तरीके से उठाती है कि सत्ताएं उनके घर पे आके पूछती है कि क्या करना है। भारतीय मेजॉरिटी समाज खासतौर से हर बात कानून से और सत्ता से कराना चाहता है। हम उसको पब्लिक डिस्कोर्स में भी नहीं लाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कल मोदी ये कानून बना दे, शाम को ये कानून बना दे, परसों वो कानून बना दे, ये कानून बना दे, लेकिन मोदी एक सरकार का मुखिया है। मोदी एक नाम लेने के लिए ले रहा हूं मैं। समाज अगर सोएगा तो आपके पड़ोस में कब म्यांमार का मुसलमान आके बस गया, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यकायक ये भारत देश अमेरिका नहीं हो जाएगा कि यहां बड़े सारे लोग अलर्ट हैं और सारी चीजें जानते हैं। यहां लोग हम होने देते हैं जब तक वो इंडिविजुअल हमें प्रॉब्लम नहीं करती। हम स्वार्थी लोग हैं। एक राष्ट्र के रूप में, नागरिकों के रूप में सामूहिक हमारी प्रतिक्रिया नहीं होती है। हमारा क्या फर्क पड़ता है, उनके घर में कल मर्डर हुआ है तो वो जाने। तो इस तरीके के समाज को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैंने कहा कि आप जागरूक तो करिए। मुद्दे ये क्यों नहीं है टेलीविजन और अखबारों में? सर, हमारे सौदा स्थल सीमित है। हमारे सौदा स्थल, अंतिम संस्कार जहाँ होते हैं, स्थल सीमित है, लेकिन उनके जहां भी वो सरकार, आप इंडिविजुअल बात, मैंने तो लार्जर बात बता दी ना आपको। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 मैंने बताया ना। आपके अंतिम संस्कार की जगह स्थल कम है, यह समाज की जिम्मेदारी है यार। यह समाज की जिम्मेदारी नहीं है। आप उन लोगों से भी नहीं सीख रहे कि जिनकी गिनती इस देश में माइनॉरिटी में है, लेकिन उनकी सामूहिक, उनकी शक्ति, उस समाज की सामूहिक शक्ति ने भारत की पार्लियामेंट में देश नहीं राष्ट्र विरोधी एक कानून बनवा दिया। वो कभी वहां 200 और 300 नहीं थे। आप अपनी कमजोरी को तो समझिए। जिस सनातन की हम बात कर रहे हैं उसी में से लोग बिके होंगे ना। भारत की पार्लियामेंट में क्या वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड को मानने वालों की गिनती था ही ज्यादा, लेकिन हम बिक गए। हम चुप रहे जब माइनॉरिटी कमीशन बना, हम बोले नहीं।
जब 14 आर्टिकल का वायलेशन हुआ हम बोले नहीं, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सारे काम सरकार करे। सरकार देश चलाती है, राष्ट्र समाज चलाता है। इसलिए आपके मंदिर के भी टूटे पड़े हैं, उनको बनवाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। आपने एक मंदिर ले लिया, आप इससे खुश हो गए, फिर 2 साल तक लड़ाई लड़ेंगे। आपकी सामूहिक शक्ति जिस दिन इस देश में होगी, सरकार आपके दरवाजे पे आके पूछेगी हमें बताइए क्या करना है। लेकिन आपकी सामूहिक शक्ति नहीं है, आप इसमें बटे हैं, उसमें बटे हैं, इसमें बटे, और अलग अलग रोते हैं। किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या, सामूहिक कलेक्टिव कोई समस्या है ही नहीं हमारी, और ना ही उसका सामूहिक निदान करना चाहते हैं। तब सरकारें आपके हिसाब से बनती हैं और आपकी बात सुनती हैं। नहीं, कृष्ण जन्मभूमि पे 2 मामलात हैं। एक तो कृष्ण जन्मभूमि पे ये कहा जा रहा है कि भाई कृष्ण जन्मभूमि जो है, जो भारत सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया था, जिसमें ये कहा था कि जितने भी 30-40 हज़ार मंदिर जो यहाँ इस्लामिक आतंकवादियों ने तोड़े थे, उनका स्टेटस 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। उसमें से अयोध्या को बाहर निकाल दिया था। हम भी ये बात मानते हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मथुरा में लागू ही नहीं होता, क्योंकि अगर मथुरा में लागू होता है तो 1947 को 15 अगस्त के दिन वहां ईदगाह था ही नहीं। यह तो उसके बाद बना है। तो अगर स्टेटस को अगर आप कहते हैं कि ऐसे ही रहेगा, तो फिर वहां मस्जिद कैसे आ गई? तो इसका मतलब है वायलेशन हुआ। तो इस कानून के बनने से पहले वायलेशन हो गया, तो ये ईदगाह तो वैसे ही टूटना चाहिए। ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का पहले से ही वायलेशन है भाई मेरे। ये उसमें एक फ्रॉड है। दूसरा यह है कि मैंने आपको बताया कि एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और एक बिहार के गवर्नर ने मिलकर एक फ्रॉड ट्रस्ट बनाया, जो ओरिजिनल ट्रस्ट है जिस कृष्ण भूमि में, और उस ट्रस्ट ने ये जमीन मुसलमानों को बेची जहां पे ईदगाह आप देखा है। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा मुख्यमंत्री? सर अब वो मुझे याद नहीं है, मेरी पोस्ट पे लिखा हुआ है, ये पिछले 6-7 महीने पुराना कहानी है जो मैंने लिखी है पूरी। दोनों के नाम आपको गूगल पे मिल जाएंगे। अभी आप जो कानून के बारे में बात कर रहे थे 264, नहीं, वो तो मैंने ये कहा कि अगर देश की सरकार जो राज्यों में चल रही है, अगर जैसे आप ये चाहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार, अगर वो ये चाहती है कि केंद्र का पास किया हुआ कोई कानून हमारे राज्य पे लागू ना हो, तो संविधान की धारा 254(2) क्लॉज 5 इस बात की इजाज़त देता है कि जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ठीक है, इसके तहत ये जो मैंने आपको धारा बताई 254(2) क्लॉज 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके तहत राज्य सरकार उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एक विधेयक लाएं, उसे पास कराएं अपनी विधानसभा में और राष्ट्रपति को भेज दें। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, जिस कानून के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित हुआ है वो कानून से उत्तर प्रदेश बाहर हो जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते, वो काम इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप ईमानदार हैं तो काशी के अंदर साल भर में लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, संवैधानिक तौर पे भगवान विश्वनाथ के सामने जो नंदी हैं, जो उनके सामने उनको होना चाहिए था, वहाँ जो मस्जिद बनी वो 24 घंटे में चली जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है। मेरा काम है अवेयर करना, जो सरकार में हैं, जो इन चीज़ों को लड़ रहे हैं, उनके लिए एक खबर है बस ये। सर, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है मंदिर और मस्जिद की अगर आंकड़े की बात की जाए तो उसके लिए क्या कोई कानून राज्य सरकारों को बनाना चाहिए? नहीं, मुझे पता नहीं क्या चीज़ क्या हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है? मंदिर और मस्जिद की अगर बात की जाए, नहीं तो कानून क्या करना है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती है, स्टेट गवर्नमेंट को उस पर किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये कानून हमारे यहाँ नहीं लागू होना चाहिए, तो मैंने कहा ना उनके पास क्लॉज है संविधान का, उसको पारित करेंगे। भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो गुजरात में लागू नहीं है। अशांत क्षेत्र का जो है वो लागू नहीं है गुजरात में, उसे बाहर कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, वहां अशांत क्षेत्र का एक अलग कानून बन गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास इस सब के बावजूद भी कि आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, आपके पास लीगल रूट है। और इत्तेफाक से इस वक्त केंद्र में सरकार एक ही पार्टी की, 20 राज्यों में एक ही पार्टी की, तो जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं जिनके बारे में बार बार कहते हैं ये लेने हैं, आपके पास लीगल रूट है, आपको लड़ना ही नहीं है। आप 20 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में पास कराएं विधेयक और राष्ट्रपति को भेज दें, राष्ट्रपति आपका साइन कर देगा, खत्म कहानी। फिर उसके बाद आप जाके लड़िए, कोर्ट उसमें दखल ही नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट दखल ही नहीं दे सकती। मैं तो रूट बता रहा हूं ना, बाकी लड़ना जाना करना तो लोगों का काम है ना, मैं तो राजनीति में हूं नहीं।
न मैं किसी राजनीतिक दल से ये कह रहा तुम ये करो, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, उनको अच्छी लगे ले ले। मैंने आर्टिकल 35 उठाया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने ले लिया, आज पारित होकर खत्म हो गया। जो समस्याएं हैं, जो आंतरिक मुद्दे हैं देश के सामने, उस पे कैसे, वो चुनौतियां किस तरह से हैं, उससे कैसे लड़ा जाएगा? देखिए, कुछ चीजें तो लीगल हैं, कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, लेकिन कुछ लड़ाई समाज को लड़नी होगी। सरकार कानून तो इस देश में मर्डर का भी है, रेप का भी है, तो रुक गए क्या? समाज जागरूक नहीं है ना। रेप हो रहा है तो वहां पुलिस वाला नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है? समाज की जिम्मेदारी है ना। आपके देश के अंदर बांग्लादेश से मुसलमान आ गया, म्यांमार से आ गया, लेकिन किसी मीडिया वाले ने पूछा आज तक कि ये कैसे आ गया? आपको पता है 1992 में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच में एक मुआहदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ। और वो समझौता क्या है पता है? ये सुना ही नहीं होगा आप आज तक आपने। नॉन लीथल ट्रीटी, या नहीं बॉर्डर के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे। सुना आपने आज तक? ये 1992 में भारत सरकार ने किया है। इसलिए बांग्लादेश से जो मुसलमान आता है, म्यांमार से जो मुसलमान आता है, बीएसएफ के आदमी को आप गाली देते हैं, बीएसएफ वाले को समझते हैं कि वो जो है बहुत रिश्वत ले लेता है। नहीं मेरे भाई, वो बंदूक अपनी उन 50-60 बदमाशों से बचा ले, क्योंकि नौकरी बची रहे, वो इसी में लगा रहता है। एक डंडे से हश हश करके भगाता है और वो मारते हुए चांटे निकल जाते हैं उसके। आपने ट्रीटी कर रखी है। दुनिया में कहीं सुना है कि आपने बॉर्डर बनाया हो, फौजी खड़ा हो और कहा गोली नहीं चलानी है? तो क्या वो मुस्कुराने के लिए रखा है क्या आपने? लेकिन ये है समझौता, ये कोई बताएगा नहीं आपको। इसलिए मैंने कहा कि इन मुद्दों को, जिससे हमारी भाई आज 5 करोड़, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भारत में बांग्लादेशी, म्यांमार के मुसलमानों की गिनती 5 करोड़ है। मैं नहीं कह रहा ये बात। पूरे इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़ 25 लाख है। हमारे इतने लोग इलीगल बसते हैं और फिर कहते हैं टीका नहीं लगा हमें। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 25 लाख है और भारत से 10 गुना जमीन है उनके पास। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल भारत से देंगे, जिस देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो और 25 करोड़ के आधार कार्ड ना बने हो और 5 करोड़ इलीगल लोग रहते हो। कहां है भाई हम? तुलना बराबर से होती है ना। ऑस्ट्रेलिया से तुलना, अमेरिका की 33 करोड़ पॉपुलेशन है भाई, 6 हमारे यहां क्या कहते हैं अमेरिका बसते हैं। और उनके ऑर्डर है कि अगर किसी गुंडे ने या बदमाश ने, पुलिस वाले को यह लगा कि यह ट्रगर चला सकता है, तो नहीं पूछना नहीं है, वो ट्रगल चला देगा। हमारे यहां तो सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब ये पूछते हैं कि आतंकवादियों के मानवाधिकार हैं, ये इनकाउंटर गलत हुआ है, तो जज साहब को ले जाओ ना जहाज से इनकाउंटर की जगह, का जगह। तो हम तो अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं ना मेरे भाई। एसी में बैठ करके कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आगे से फौजी लड़ रहा है और पीछे से भारत के वो पत्थरबाज, वो उस पर पत्थर मार रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मानवाधिकारों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम पाखंड है हमारे देश में यार। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, रिपोर्ट पे क्या कमेंट कर दिया मैंने? क्या गलत कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। पुलिस वाले, फौज के लोग जेल में नहीं है इस वजह से कि उनको ये प्रूफ देना पड़े कि वो आतंकवादी को कैसे मार रहे हो, कब मार रहे हो, क्यों मार रहे हैं, आतंकवादी ने गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी। अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, अभी आपने बताया 9 राज्य, देश के 9 राज्य हैं जहां अल्पसंख्यक हो। कौन कौन से राज्य हैं और वो डेटा किस तरह से आपने कलेक्ट किया? सर आप जाइए अल्पसंख्यक आयोग, राइट, 10 रुपये 15 रुपये की कार्टियर डालिए और उन्हें लिखिए कि हमें ये बताइए कि भारत में अल्पसंख्यक कहाँ हैं, कितने हैं, किस राज्य में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 2011 का सेंसस ने बताया है और अवेलेबल है सब कुछ। 9 राज्यों में है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और क्या होगा, एक आध कोई और है, कुल मिला के 9 है। उसमें अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर के अंदर तो केस चला, हमारे साथी अंकुर शर्मा केस जीत गए। और ताज्जुब यह है कि जिन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां का अल्पसंख्यक आयोग हिंदुओं को मेजॉरिटी मानता है और मुसलमानों को माइनॉरिटी मानता है। उसकी जिंदा मिसाल है कि लक्षद्वीप 98.1% मुसलमान है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन लक्षद्वीप कहता है नो 1.9% हिंदू मेजॉरिटी है और 98%। तो क्या कर सकते हो मेरे भाई? ये हंसी और मजाक नहीं लगता है? ये किसका पैसा जा रहा है, कहां से जा रहा है यार? खुलेआम डांका पड़ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं सरकार करेगी। सरकार नहीं कुछ करती। समाज जिस दिन खड़ा हो जाता है सरकार वही करती है।
मंदिर की लड़ाई आपने एक दिन नहीं लड़ी थी, इतने लंबे समय तक लड़ी, तब जाके मंदिर मिला आपको। हज की सब्सिडी कब से चिल्ला रहे थे, तब जाके हुआ। चिल्लाना पड़ता है, बगैर चिल्लाए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, आप सरकार से चाहते हो। सर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है महबूबा मुफ्ती। अरे मेरे भाई को छोड़ दो, अब छोड़ दो भाई साहब। महबूबा मुफ्ती का भी अब दाह संस्कार हो गया है, उनकी पॉलिटिक्स का भी हो गया है, 370 का। अब क्या पूछना चाहते हो इसमें यार, क्या करना है? वो तो कुछ ना कुछ उनको अपनी रिलेवेंस बनानी है, वो इरेलेवेंट हो चुके हैं वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। जिनका पैसा यहाँ से जाता था वो इंग्लैंड में उन्होंने 10-10 मैंशन खरीद रखे हैं यार। महबूबा मुफ्ती की औकात क्या ये बताने की यार, वो बताए ना कौन थी वो। तो सिर्फ 370 को दे दो और मुसलमानों को बताओ कि देखो हम ये करेंगे। ना 370 आने वाली है, ना 35 आने वाली है। महबूबा की विदाई जरूर होने वाली है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि भारत का मेजॉरिटी बहुसंख्यक हिंदू अहिंसक बना रहे। उनकी हरकतें पिछले 70 सालों से यह बताती हैं कि बहुसंख्यक समाज बदलना शुरू हो गया है। यह चेतावनी नहीं दे रहा, यह मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। पूरी दुनिया का नियम है कि मेजॉरिटी आतंकवाद करती है। हिंदू सहिष्णु है, टॉलरेंट है, ये वो बना रहे। इसलिए हिंदुओं को सुबह शाम गाली देना, ये जो 2 कौड़ी के गोल टोपी वाले आ जाते हैं, कोई हैदराबाद से आता है, कोई रामपुर से आता है, कोई आसाम से आता है, उतनी देर तक पुश न करें कि इस देश की मेजॉरिटी दीवार से टकरा जाए। दीवार पर टकराने के बाद बिल्ली भी रिएक्ट करती है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है ये। दुनिया में सब जगह ये होता है, जो माइनॉरिटी होती है वो मेजॉरिटी को एंटागोनाइज नहीं करती, चैलेंज नहीं करती। आप लगातार चैलेंज कर रहे हैं। ये इस देश के लिए, उनके लिए और मेजॉरिटी के लिए अच्छा है नहीं होगा। इसलिए हिंदू सहिष्णु रहे, टॉलरेंट रहे और किसी तरीके की हिंसा का रास्ता ना अपनाए, ये नुकसानदेह होगा। हिंदुस्तान में तो इतनी आवाजें उठा लेते हैं, हिंदुस्तान में इतनी आवाजें उठा लेते हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने तख्ता पलट किया और लगातार मुसलमान को मारता रहा, दुनिया का कोई मुसलमान वहां जाने को तैयार नहीं हुआ उनको उनकी अस्मिता बचाने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? इससे तो मक्कारी पता चलती है ना भारत के मुसलमानों की। कहिए ना जावेद अख्तर से जाकर के वहां इस्लाम के हिसाब से निज़ाम चलाए। आमिर खान से कहो जाएं, शाहरुख खान से कहो जाएं, ये जितने भी मुनाफिक हैं वहाँ जाएं और अल्लाह का जो सही मायने में अल्लाह को मानने वाला इस्लाम है वो वहाँ लागू कर दिया है उन्होंने। जाएं, ये यहाँ चाहते हैं, ये हिंदुस्तान के हिंदू को जलील करना चाहते हैं, उसे डराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ बैठ के कुछ भी बकवास करते हैं। इन सब को जाना चाहिए और वहीं पे जाके महिलाओं के राइट की बात करनी चाहिए बस।